हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं बढ़िया हूं बेटा। उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। तो बेटा आज फ्लूइड्स का लेक्चर नंबर 2, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स मैं डिस्कस करूंगा। कुछ टॉपिक्स तो वो हैं जो ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो की हेल्प से मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप में आपके ये वीडियो सेंड किया था, उनको भी रिपीट करूंगा और इसके सिवाय कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहा हूं। सो स्टे एक्साइटेड बिकॉज एक्साइटमेंट इज द की टू सक्सेस। स्टे एंथुजियास्टिक। कुछ और हो या ना हो, जोश होना जरूरी है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हो सकता है बेटा लेक्चर लंबा हो, प्रॉपरली नोट्स बनाइएगा और उसके बाद एक्सरसाइज अटेम्प्ट करनी है। जो प्रॉब्लम्स होंगे डिस्कस कीजिएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा, उसके बाद मैं उनके सॉल्यूशंस आपको दूंगा। चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक गेज प्रेशर। ये गेज प्रेशर क्या चीज होती है? प्रेशर तो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया एंड प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h इज ऑलवेज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, दैट इज इक्वल टू h रो g। प्रेशर इज गिवन बाय h रो g। अगर एक लिक्विड कॉलम है, उसकी हाइट h है, उसकी डेंसिटी रो है, तो उसके बेस पे उसकी वजह से प्रेशर कितना होगा? h रो g। फिर हमने पढ़ा था पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ में कहा था अगर एक फ्लूइड इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट में है तो उसके हर एक पॉइंट पे प्रेशर बराबर होगा अगर ग्रेविटी ना हो, अगर ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दें। और अगर ग्रेविटी है तो क्या होगा? अगर ग्रेविटी है फिर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हर एक पॉइंट पे प्रेशर बराबर होगा। सपोज यहां पे ये एक फ्लूइड है इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट पे, तो इस फ्लूइड के अंदर अगर ग्रेविटी है तो पास्कल लॉ कहता है अगर ग्रेविटी नहीं है फिर तो हर एक पॉइंट पे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, बराबर रहेगा। बट अगर ग्रेविटी है तो क्या होगा? फिर हर एक पॉइंट पे प्रेशर तो बराबर नहीं हो सकता, लेकिन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस पॉइंट पे प्रेशर बराबर होगा क्योंकि ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लाई कर रहे हैं। ये और ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, या ये पॉइंट, इन सब पे प्रेशर बराबर होगा। हाँ, अगर कोई दो पॉइंट्स हम इस तरह से लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, जिन दोनों में वर्टिकल डिस्टेंस h है, तो प्रेशर एट पॉइंट बी, डेप्थ वाला जो पॉइंट है वहां पे प्रेशर हायर होगा एज कंपेयर टू प्रेशर एट ए। प्रेशर एट ए प्लस h रो g। समझ आई ये बात? ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा एक चीज और बेटा, कभी कहीं अर्थ के सरफेस पे कोई ओपन वेसल पड़ा है, किसी ओपन वेसल में कुछ फ्लूइड है और इसमें डेप्थ h पे किसी पॉइंट पे अगर आपको प्रेशर डिटरमिन करना हो, डेप्थ h पे जो प्रेशर डिटरमिन करना अगर हमें इस पॉइंट पे, तो बेटा इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर होना चाहिए h रो g। अब यहां के प्रेशर के मुकाबले में यहां का प्रेशर हायर है। कितना हायर है? h रो g हायर है। तो ऊपर कौन सा प्रेशर है? ऊपर प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर ने एक्सर्ट किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर Pa। तो यहां पे एक्चुअल प्रेशर हो जाएगा Pa प्लस h रो g। तो डेप्थ h पे प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस h रो g। और कोई भी लिक्विड कहां से कहां मूव करता है, कोई भी लिक्विड या कोई फ्लूइड, कोई गैस हो या कोई लिक्विड हो, वो हमेशा फ्लूइड्स मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो। अभी हालांकि फ्लूइड्स के मोशन को हम स्टडी नहीं कर रहे, बट शॉर्टकट में ये चीज याद रखिए, फ्लूइड्स ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर फ्लूइड्स फ्लो करते हैं, जैसे हीट फ्लो करती है हाई टेम्परेचर टू लो। कोई मैसिव बॉडी हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू लो अपने आप ट्रेवल करती है। पॉजिटिव चार्ज हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने आप ट्रेवल करता है। वैसे ही फ्लूइड्स कहां से कहां मूव करते हैं। अगर फ्लूइड्स का कभी मोशन होगा तो कहां से कहां का मोशन होगा? हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर फ्लूइड्स अपने आप मूव करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब बेटा हम बात करते हैं फिर से गेज प्रेशर। व्हाट इज गेज प्रेशर? गेज प्रेशर इज एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द वैल्यू ऑफ प्रेशर एक्सीडिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितनी ज्यादा वैल्यू है इस प्रेशर की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितनी वैल्यू से ये एक्सीड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर। सो इट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर एक्सीडिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P इज एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे इस पॉइंट पे मुझे गेज प्रेशर चाहिए हो तो इस प्रेशर में से Pa को माइनस करूं तो h रो g ही किसी भी लिक्विड के अंदर फ्री सरफेस के नीचे, ऊपर वाला सरफेस ओपन होना चाहिए,
किसी लेक में, किसी पॉन्ड में, किसी ओपन वेसल में डेप्थ h पे एक्चुअल प्रेशर एब्सोल्यूट कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस h रो जी। लेकिन गेज प्रेशर कितना है? सिंपली h रो जी। डेप्थ h पे प्रेशर कितना है? h रो जी। गेज प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक्सीड करने वाला प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है ये प्रेशर, दैट इज गेज प्रेशर। समझ आ गया गेज प्रेशर? अब बेटा गेज प्रेशर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ओपन ट्यूब मैनोमीटर। वैसे बैरोमीटर को यूज करते हैं हम एब्सोल्यूट प्रेशर को मेजर करने के लिए, एब्सोल्यूट के लिए बैरोमीटर और गेज प्रेशर के लिए ओपन ट्यूब मैनोमीटर। बैरोमीटर में ट्यूब क्लोज्ड होती है, लेकिन मैनोमीटर में ये ट्यूब देखिए ओपन है। तो ये एक ओपन ट्यूब मैनोमीटर की कंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल सिंपल है। यहां पर एक यू ट्यूब कनेक्टेड होती है। हाँ, ये यू ट्यूब, ये वाला यू ट्यूब नहीं जिसपे आप वीडियो देख रहे हैं वो नहीं, यू ट्यूब, यू शेप्ड एक ट्यूब लेते हैं हम, सिलेंड्रिकल ट्यूब जिसकी शेप कैसी है? यू। इसका ये एंड ओपन रहेगा, ये एंड क्लोज्ड, और यहां पर एक स्फेरिकल बल्ब कनेक्टेड है। अब जिस फ्लूइड का गेज प्रेशर मेजर करना है, यहां पे एक नोजल रहती है कनेक्शन के लिए, तो इस नोजल के साथ आप उसको कनेक्ट कर दो। मान लीजिए कोई और वेसल है हमारे पास, कोई बॉडी है, गाड़ी का टायर है, गाड़ी के टायर का आपको गेज प्रेशर मेजर करना है। टायर हो, कोई भी बॉडी हो जिसका यहां पे एब्सोल्यूट प्रेशर है P, तो ये प्रेशर कैसे मेजर करेंगे? इसको हम कनेक्ट करेंगे इस स्फेरिकल बल्ब के साथ, तो यही फ्लूइड इसके अंदर आएगा। तो इसके अंदर भी प्रेशर कितना हो जाएगा? जितना एब्सोल्यूट प्रेशर है P। इस फ्री सरफेस के ऊपर यहां पे प्रेशर कितना? वही जितना इस लिक्विड का एक्चुअल प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर है। अच्छा, अब इस यू ट्यूब के अंदर फिल करते हैं बेटा हम एक इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, और ज्यादातर हम हमेशा क्या यूज करते हैं? मर्करी। मर्करी एक इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है। तो हम क्या देखेंगे, जब तक इस ट्यूब से किसी को कनेक्ट ना किया जाए, नॉर्मली अगर कोई यू ट्यूब लेंगे आप, तो उसके अंदर दोनों लिम्स के अंदर लेवल बराबर होना चाहिए, दोनों लिम्स के अंदर लेवल बराबर होना चाहिए। अगर एक इस तरह आप यू ट्यूब ले रहे हैं, अपने आप इसके अंदर ये इस तरह से दोनों लिम्स के अंदर बराबर लेवल मेंटेन हो जाएगा। अगर बराबर लेवल ना हो, मान लो इस लिम में लेवल हाई है, इस लिम में लो है, तो इस पॉइंट पे प्रेशर कम होगा, इसी के सामने सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे इस पॉइंट पे प्रेशर हाई होगा अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। अगर ग्रेविटी है तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर हाई होना चाहिए। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो ए पे प्रेशर हाई है, बी पे लो है, और दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं। तो ए टू बी एक ये लिक्विड फ्लो करेगा, कब तक? जब तक दोनों लिम्स के अंदर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर बराबर ना आ जाए। मान लो यहां से लेवल इतना फॉल कर गया और यहां से लेवल राइज कर गया, अब दोनों लिम्स के अंदर लेवल बराबर हो गया। अब कोई दो पॉइंट्स ले रहे हैं सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, इसके ऊपर भी लिक्विड कॉलम की हाइट h, इसके ऊपर भी हाइट h, तो प्रेशर बराबर हो गया। तो यू ट्यूब के अंदर जब भी यू ट्यूब अगर दोनों एंड से ओपन है, तो कोई लिक्विड अगर आप इसके अंदर डालें, कोई भी फ्लूइड डालें, वो अपने आप दोनों लिम्स के अंदर बराबर लेवल एक्वायर कर लेता है। अब यहां पर क्या होगा? वैसे तो लेवल बराबर होगा, लेकिन जैसे ही यहां पे आपने इस बॉडी से कनेक्ट किया, जिस फ्लूइड का आपको प्रेशर मेजर करना है, एब्सोल्यूट प्रेशर P, तो आप क्या देखेंगे? इस लिम के अंदर लेवल डिप्रेस हो जाएगा और इस लिम के अंदर लेवल राइज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इस लिम के ऊपर यहां से कितना प्रेशर एक्ट कर रहा है? ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है कि नहीं? और इस जैसे मान लो गाड़ी का टायर ही है, गाड़ी के टायर के अंदर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हायर है, तो आपने इस गेज को इसको बोलते हैं प्रेशर गेज, तो इसको आपने यहां कनेक्ट किया, तो इस लिम के ऊपर प्रेशर कितना एक्ट कर रहा है? P, जितना इस गैस का, इस फ्लूइड का एक्चुअल प्रेशर है। गाड़ी के टायर के अंदर जितना एक्चुअल प्रेशर है वो यहां पे है, वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर से ज्यादा है, तो यहां ज्यादा प्रेशर है। ज्यादा प्रेशर मतलब ज्यादा फोर्स एक्ट कर रही है, और यहां कम फोर्स एक्ट कर रही है। तो एज ए रिजल्ट इस लिम के अंदर लेवल डिप्रेस हो जाएगा, इस लिम के अंदर लेवल राइज कर जाएगा। तो इस तरह से ये लिक्विड रेस्ट करेगा, राइट। अब अगर आपको मेजर करना है गेज प्रेशर, तो आपको एक ही काम करना है, आप दोनों लिम्स के अंदर हाइट का डिफरेंस डिटरमिन करें, टोटल हाइट नहीं, हाइट का डिफरेंस। यू ट्यूब की दोनों लिम्स के अंदर अब इस लिक्विड जो भी है मर्करी, इसकी हाइट का डिफरेंस मान लो दोनों में h है, तो पक्की बात है गेज प्रेशर कितना हो जाना चाहिए? h रो g। तो प्रैक्टिकली क्या करेंगे? ओपन ट्यूब मैनोमीटर लेंगे, जिस फ्लूइड का गेज प्रेशर मेजर करना उसको कनेक्ट करेंगे इस बल्ब से, दूसरी लिम्ब ओपन, इसमें लेवल डिप्रेस होगा, इसमें लेवल राइज करेगा, लेवल का डिफरेंस मेजर करो, डिफरेंस अगर h आ रहा है
तो पक्की बात है गेज प्रेशर कितना होना चाहिए, एच रो जी। ये किस बेसिस पे कह रहा हूं बेटा, अब ये जो दो पॉइंट्स हैं, मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो पक्की बात है ए और बी अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, अपने आप इक्विलिब्रियम एक्वायर किया उन्होंने, तो पक्की बात है ए और बी का प्रेशर बराबर होना चाहिए, यस और नो। मान लीजिए ये पॉइंट सी टॉप पे, तो प्रेशर एट पॉइंट बी क्या होगा, प्रेशर एट सी प्लस एच रो जी। इस पॉइंट सी पे कुछ प्रेशर और नीचे प्रेशर, ये इससे नीचे कितना है, एच डेप्थ पे है, तो इस लिक्विड कॉलम का प्रेशर भी एक्ट करेगा, तो प्रेशर एट सी प्लस एच रो जी। पॉइंट सी पे प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और पॉइंट ए पे जो प्रेशर है वो क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो यहां से P माइनस पी एटमॉस्फेरिक क्या होगा, एच रो जी होगा कि नहीं। अब देखो यही एक्सप्रेशन ये आ गई, P माइनस पी एटमॉस्फेरिक क्या होता है, गेज प्रेशर। तो समझ आया ओपन ट्यूब मैनोमीटर कैसे काम करता है, गॉट इट। आई थिंक ये पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ये ऑलरेडी आपसे एक शॉर्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, अभी मैंने दोबारा से ये आपके सामने डिस्कस किया, राइट। तो चलिए बेटा ये हो गया। इसके बाद हम अगली चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स नॉर्मली जो देखने में दिखता है, जो हमें लगता है उससे कुछ हटके होगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक पतली सी पाइप ली मैंने, और साथ में ही एक बहुत बड़ा वेसल ले लिया, बहुत बड़ा टैंक ले लिया। दोनों के अंदर मैंने लिक्विड फिल किया सेम हाइट तक, इसमें भी उसी हाइट तक, इसमें भी उसी हाइट तक। इसमें कितना ज्यादा लिक्विड फिल किया होगा, है ना। तो कई बार लगता है शायद ये बहुत बड़ा, मान लो पानी का टैंक है और ये एक पतली सी पाइप है, शायद इस पतली पाइप के बेस पे प्रेशर की वैल्यू अलग आएगी। अगर मैं यहां प्रेशर गेज लगाऊं, गेज जो मेजर करेगी प्रेशर को, और यहां पर भी कनेक्ट करूं, तो आप क्या देखोगे, दोनों में रीडिंग सेम आ रही होगी। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या कहता है, आपके नोट्स में मैंने बताया वहां अलग अलग शेप के वेसल्स। तो यहां इसकी जगह ये भी हो सकता है कि, अब मैं ये थोड़ा सा पार्ट रब करता हूं बेटा, आई होप नोट कर चुके होंगे। किसी भी शेप का वेसल यहां पे रखूं, हो सकता है कोई वेसल मैं इस तरह की शेप का रख दूं, लेकिन इसमें भी लिक्विड लेवल की हाइट सेम रखी, तो यहां पर भी अगर मैं प्रेशर गेज लगाऊंगा तो प्रेशर गेज मुझे सेम रीडिंग देगी। सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम सिंपली डिपेंड्स ऑन इट्स हाइट, सिंपली डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। कितनी हाइट है उस कॉलम की, नॉट ऑन द वॉल्यूम, नॉट ऑन द मास ऑफ टोटल लिक्विड, टोटल मास ऑफ द लिक्विड, नॉट ऑन द शेप साइज ऑफ द कंटेनर। किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, एक ही चीज पे डिपेंड करेगा, और वो है हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। अगर तीनों में हाइट बराबर है, किसी में ज्यादा वॉल्यूम हो, किसी में कम हो, किसी में बिल्कुल कम हो, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा, शेप साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, इट सिंपली डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द फ्लूइड कॉलम। तो ये है बेटा हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, राइट। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद अगला कंसेप्ट है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये बेटा हाइड्रोलिक वर्ड हम कहां पे यूज करते हैं, आज की डेट में हाइड्रोलिक जैक इस्तेमाल होते हैं। ये वही है हाइड्रोलिक लिफ्ट, मतलब हाइड्रोलिक जैक। जैसे गाड़ी को लिफ्ट करने के लिए, एक तो आपकी कार्स में जो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं जैक, वो हाइड्रोलिक नहीं है, उनका मैकेनिज्म कुछ और है। लेकिन हाइड्रोलिक जैक, कई बार आप गैराजेस वगैरह में जाते हैं, वो फटाफट 2 बार ऐसे ऐसे करते हैं, कार इतनी ऊंची लिफ्ट हो जाती है, बड़े हल्के से एफर्ट के साथ कार लिफ्ट हो जाती है। तो वो जो जैक है वो हाइड्रोलिक जैक है। गाड़ियों के पावर स्टीयरिंग्स, पावर ब्रेक, देखिए ब्रेक कैसे अप्लाई होती है। कार का व्हील घूम रहा है, कार बाइक कोई भी ऑटोमोबाइल हम लें, उसका व्हील घूम रहा है लगातार, उसको रोकना है, उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन अप्लाई करनी है। तो व्हील ड्रम के अंदर एक ब्रेक पैड होता है, ब्रेक पैड इस व्हील ड्रम के साथ स्ट्रांगली प्रेस करता है, तो फ्रिक्शन की वजह से इसका रिलेटिव मोशन को ऑपोजिशन मिलेगी और जल्दी ही यह व्हील स्टॉप कर जाता है। अब फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करती है, नॉर्मल रिएक्शन पे। नॉर्मल रिएक्शन इस पे डिपेंड करेगा कि ये जो ब्रेक पैड है ये कितनी स्ट्रांग फोर्स के साथ इसको प्रेस कर रहा है, इतना इसको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, उतनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी और उतनी जल्दी गाड़ी रुकेगी। ठीक है, ये बात आपको समझ आई, उतनी जल्दी वो गाड़ी रुक जाएगी। अब इसका मतलब ब्रेक पैड को तो स्ट्रांगली ही प्रेस करना है व्हील के साथ,
लेकिन पावर ब्रेक में ऐसा क्या होता है कि हमें वो पैडल बड़ा सॉफ्ट अपीयर होता है, ब्रेक पैड उतनी फोर्स के साथ प्रेस कर रहा है, लेकिन आपका एफर्ट कम हो गया, आपने बड़ा सॉफ्टली पैडल प्रेस किया, लेकिन वहां पे ब्रेक शू या ब्रेक पैड जो है वो उतनी ही फोर्स के साथ उसने प्रेस किया उसको। पावर स्टीयरिंग, नॉर्मल गाड़ी का स्टीयरिंग टर्न करने के लिए आपको काफी फोर्स लगानी पड़ती है, बट पावर स्टीयरिंग बड़े हल्के से आप एक उंगली से मोड़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टीयरिंग को मोड़ने के लिए फोर्स कम चाहिए, टायर्स को मोड़ने के लिए रोड पे यहां उतनी ही फोर्स लग रही है नीचे वहां पे, लेकिन आपका एफर्ट कम हो गया, आपको कम अप्लाई करनी पड़ी। तो ये एफर्ट मल्टीप्लायर है, एफर्ट मल्टीप्लायर, समझ आ गया? तो यही कंसेप्ट बताऊंगा ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, और आप चाहें तो इसको खुद करके देख सकते हैं। मैं अभी आपको समझाऊंगा डिटेल में कैसे आप इसको खुद परफॉर्म करके देख सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, ठीक है? तो चलिए जरा, हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक जैक, ये प्रिंसिपल समझ आ गया, फिर आप हाइड्रोलिक ब्रेक पे भी इसको अप्लाई कर पाएंगे, आपके नोट्स में गिवन है, उसको बस आपने रीड करना है। मैं आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रिंसिपल समझा रहा हूं। या बड़ी बड़ी पेपर इंडस्ट्रीज में या फैब्रिक इंडस्ट्रीज में कपड़ा जब प्रिपेयर होता है, पेपर जब प्रिपेयर होता है तो बड़े सारे केमिकल प्रोसेसेस में से गुजरता है, वो गीला होता है, अब उसको सुखाने के लिए उसको प्रेस करने की जरूरत है। तो ऊपर एक, जैसे मान लो ये छत है, तो इसके नीचे हाइड्रोलिक लिफ्ट के ऊपर पेपर या वो फैब्रिक रखा जाता है, इसको स्ट्रांगली प्रेस करना है, इसको निचोड़ना है। तो बड़ी ज्यादा फोर्स लगानी है, लेकिन आपको उतनी फोर्स नहीं लगानी, आप कम फोर्स से भी वो काम कर पाओगे, आपका एफर्ट मल्टीप्लाई होगा। आप 10 न्यूटन की फोर्स लगाओगे, वहां 100 न्यूटन की अपने आप एक्ट करगी, ठीक है? अगर आपको 100 न्यूटन का लोड लिफ्ट करना है तो हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या करेगी, आपका एफर्ट कम कर देगी। हो सकता है आप 10 न्यूटन की फोर्स लगाओ, हो सकता है 5 न्यूटन की फोर्स लगाओ, तो वहां अपने आप 100 न्यूटन की फोर्स एक्ट करेगी। ये काम करता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। इससे पहले भी ये काम हम करते थे लीवर्स की हेल्प से। जैसे मान लीजिए ये एक लीवर है, लीवर कुछ नहीं है, एक स्ट्रेट रॉड है, इसके नीचे एक फलक्रम इस तरह का एक पॉइंटेड सपोर्ट दे दो, यहां पर एक वेट आपने ऐड कर दिया W नीचे को एक्ट कर रहा है, तो पक्की बात है इसको ऊपर लिफ्ट करने के लिए आपको भी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। कितनी? जो अप्लाइड फोर्स है वो भी किसके इक्वल होनी चाहिए, W के इक्वल, इजंट इट सो? लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे, बिल्कुल जो डायग्राम में दिख रहा है बिल्कुल इसी तरह का मैकेनिज्म, ये एंड छोटा होना चाहिए, ये एंड बड़ा होना चाहिए, तो आप क्या देखोगे, यहां पर आप बड़ी कम फोर्स लगाओगे, वहां ज्यादा फोर्स अपने आप एक्ट कर जाएगी। सपोज आप 100 kg का लोड लिफ्ट करना चाहते हैं, तो हो सकता है आपको 100, एग्जाम्पल है, इट्स एन एग्जाम्पल, सपोज आपको 100 kg का लोड लिफ्ट करना है, तो फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी, 100 kg फोर्स। अगर आप डायरेक्ट उठाओगे तो 100 kg फोर्स लगानी पड़ेगी। हाँ, यहां पे हो सकता है आप 10 kg फोर्स लगा के आप 100 kg फोर्स वहां पे अप्लाई कर दो, लेकिन उसके लिए देखो फोर्स आपका एफर्ट कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, 10 टाइम्स। इसके लिए ये लेंथ और ये लेंथ की रेशो भी 10:1 होनी चाहिए, ये 10 होनी चाहिए, ये 1 होनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं बेटा, मान लो इसको मैं डिनोट करता हूं स्मॉल x के साथ और इसको मैं डिनोट करता हूं कैपिटल X के साथ। तो इसे हम कहते हैं एफर्ट आर्म, एफर्ट आर्म। इसे हम कहते हैं बेटा लोड आर्म, लोड आर्म। लोड आर्म छोटी होगी, एफर्ट आर्म बड़ी होगी, और जो इनकी रेशो होगी इतने टाइम्स एफर्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो जैसे आप यहां पे फोर्स लगाओगे, इधर मान लो, इधर आपने परपेंडिकुलर इसके फोर्स लगाई लेंथ के, तो इस पे टॉर्क एक्ट करेगा, है तो ये सिंगल ही रॉड, जब ये एंड रोटेट करेगा तो ये एंड अपने आप रोटेट करेगा, जब ये एंड ऐसे रोटेट करेगा ऊपर तो इस लोड को ऊपर लिफ्ट करेगा। टॉर्क तो पूरी रॉड पे सेम है। तो टॉर्क क्या होता है बेटा, टॉर्क के लिए फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो स्मॉल f इंटू कैपिटल X, स्मॉल f इंटू कैपिटल X। या एक काम करते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो बेटा, मैं एक काम करता हूं, इसको D1 D2 लिख देता हूं। जहां आप फोर्स लगा रहे हैं वो D1, वो आर्म D1, जहां लोड लिफ्ट हो रहा है वो आर्म D2। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन F इंटू D1, ये हो गया टॉर्क, और इस साइड यही फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, कैपिटल F, तो कैपिटल F इंटू D2 हो गया टॉर्क। टॉर्क तो बराबर है दोनों साइड, तो कैपिटल F की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल f इंटू D1 अपॉन D2। अगर D1 D2 के 10 टाइम्स है तो ये रेशो 10 होगी, ये रेशो 10 होगी, ये रेशो 10 होगी, तो कैपिटल F किसके इक्वल हो जाएगा, 10 टाइम्स स्मॉल f।
वही जो मैं कह रहा था, जितने टाइम्स ये आर्म इस आर्म के होगी, जितने टाइम्स इसकी लेंथ होगी, उतने टाइम्स आपका एफर्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक तरीका ये था हमारे पास ऑलरेडी, इसमें प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, हम टॉर्क का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। लेकिन अब हाइड्रोलिक लिफ्ट में हम पास्कल लॉ को अप्लाई करेंगे। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। बिल्कुल सिंपल है। यहां पर दो सिलिंड्रिकल ट्यूब्स लेंगे विच आर फिटेड विद पिस्टन्स, फ्रिक्शनलेस पिस्टन के साथ उनको फिट करेंगे। दो सिलिंड्रिकल ट्यूब्स, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग होगा। एक ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल है, दूसरी ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लार्ज है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लार्ज है। दोनों ट्यूब सिलिंड्रिकल हैं। दोनों में हम एक एक पिस्टन फिट करेंगे। यहां पर ये एक पिस्टन यहां पे है, ये छोटा वाला पिस्टन है, छोटा वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस पिस्टन को, इसके एरिया को मैं डिनोट कर रहा हूं स्मॉल ए से। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे यहां पे दूसरा पिस्टन है। अब यहां पर ये पिस्टन लार्जर एरिया का है, तो इसको मैं डिनोट करने जा रहा हूं कैपिटल ए से। इसके बीच में हम फिल करेंगे एक इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। We will fill an incompressible fluid. हमने इसके बीच में एक इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड फिल कर दिया। अब क्या होगा? अब अगर आप छोटे वाले पिस्टन के ऊपर एक फोर्स लगाओगे स्मॉल एफ, जैसे इस पिस्टन को नीचे पुश करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा। वो प्रेशर बढ़ेगा तो यहां पे भी प्रेशर एक्ट करेगा। इस लिम में लिक्विड, अगर ये पिस्टन नीचे जाएगा तो कॉमन सेंस की बात है इस पिस्टन को ऊपर जाना चाहिए, तो ये पिस्टन ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और अगर आप ऊपर से बराबर फोर्स लगाओगे एफ, तो आप देखोगे आप इसको रोक नहीं पाओगे। आपको इससे कई गुना ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इसको ऊपर जाने से रोकने के लिए। या ऐसा कहूं, ये पिस्टन ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है कैपिटल एफ। तो क्या होगा? जैसे यहां पर जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा? एफ अपॉन ए। आपने फोर्स एफ अप्लाई की, पिस्टन का एरिया ए है। क्या यही प्रेशर यहां पे भी एक्ट करेगा? सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो यहां पे भी प्रेशर कितना होगा? यही वाला प्रेशर एक्ट करेगा। तो अब इस पिस्टन पे फोर्स कितनी एक्ट करनी चाहिए? तो फोर्स बेटा क्या होती है? प्रेशर इंटू एरिया। तो यहां पे भी सेम प्रेशर एक्ट कर रहा है इंटू एरिया। ये पी क्या है? स्मॉल एफ अपॉन स्मॉल ए। तो क्या मैं लिख सकता हूं कैपिटल एफ इज स्मॉल एफ इंटू कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए। यस सर, नो? या आप इसको ऐसा कह लो, भाई यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर बराबर है। यहां का प्रेशर है स्मॉल एफ अपॉन स्मॉल ए, वहां का प्रेशर है कैपिटल एफ अपॉन कैपिटल ए। और फिर आप चाहो, सॉरी यहां पे कैपिटल ए आएगा, फिर आप चाहो तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, और कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इज इक्वल टू कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए। इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में फॉर्मूला आपको इजी लगे तो आप याद रख लीजिए। लॉजिक यह है कि जितना प्रेशर यहां पे था वही ट्रांसमिट होके यहां पे आ गया। तो यहां पर चूंकि एरिया लार्ज है, कैपिटल ए की वैल्यू, कैपिटल ए इज ग्रेटर देन स्मॉल ए, तो कैपिटल ए बाय स्मॉल ए इज ग्रेटर देन 1। अब किसी भी नंबर को ग्रेटर देन 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसका मतलब कैपिटल एफ इज ग्रेटर देन स्मॉल एफ। सपोज बड़े वाले पिस्टन का एरिया 2 गुना है, 2 टाइम्स है, कैपिटल ए 2 टाइम्स स्मॉल ए, तो ए बाय ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 ए अपॉन ए। तो कैपिटल एफ हो जाएगा 2 टाइम्स स्मॉल एफ। अगर बड़े वाले पिस्टन का एरिया 3 गुना है, 3 टाइम्स है, तो कैपिटल ए बाय स्मॉल ए 3 हो जाएगा, तो कैपिटल एफ हो जाएगा 3F। जितने गुना, जितने टाइम्स इसका एरिया ज्यादा होगा, उतने टाइम्स आपका एफर्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, उतने टाइम्स आपका एफर्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात समझ आई आपको? दैट्स इट। इसी के बेसिस पे वर्किंग है हाइड्रोलिक ब्रेक की, जो आपके नोट्स में गिवन है। उस शॉर्ट वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, उसमें सिर्फ आपको रीड करना है, कंसेप्ट सेम है। हाँ, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, वो आप कॉपी पे कॉपी कर लीजिएगा। दैट्स इट, दिस इज हाइड्रोलिक ब्रेक। बाकी जो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएंगे वो अलग से डिस्कस करते हैं। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ आया होगा। फॉर्मूले को चाहे तो इस फॉर्म में याद रखो, कैपिटल एफ अपॉन कैपिटल ए स्मॉल एफ अपॉन स्मॉल ए, या कैपिटल एफ बाय स्मॉल एफ इज कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए,
दैट्स इट। अब आपको पता होना चाहिए कैपिटल एफ क्या है और स्मॉल एफ क्या है। हाँ, एक दूसरी बात जरूर है कि अगर यहां पर मान लो आप पिस्टन को प्रेस करते हुए नीचे पुश करते हैं, आप एक स्ट्रोक देते हैं पिस्टन को, इस पिस्टन की एक स्ट्रोक में पिस्टन नीचे आ गया, लेट अस से डिस्टेंस स्मॉल एच, तो बड़ा वाला पिस्टन ऊपर जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, इतना ऊपर जाएगा। सपोज ये चला गया कैपिटल एच, अब कैपिटल एच बड़ा नहीं होगा, अब स्मॉल एच बड़ा होगा, क्योंकि भैया पतली लिंब है ना, इसमें थोड़ा वॉल्यूम पुश करोगे, यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना ही वॉल्यूम इधर आ गया। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो हाइट कम हो जानी चाहिए कि नहीं, सोचिए। तो यहां पर अगर कभी ऐसा हो कि भाई इसको मैंने 2 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर पुश किया, तो बताइए बड़ा वाला पिस्टन कितना ऊपर गया होगा। तो बेटा यहां पे आप लॉजिक लगा सकते हैं, वॉल्यूम पुश्ड, तो स्मॉल ए इंटू स्मॉल एच इज इक्वल टू कैपिटल ए इंटू कैपिटल एच। अब यहां कैपिटल एच बड़ा नहीं होगा, कैपिटल एच स्मॉल होगा। क्यों? कैपिटल एच इज स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इंटू एच। अब स्मॉल ए छोटा है कैपिटल ए से, ये वाला एरिया कम है, इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी, इसको लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करोगे। सपोज बड़े वाले पिस्टन का एरिया डबल है, तो ये वैल्यू 1/2 होगी। तो यहां पर कितनी हाइट पे जाएगा ये पिस्टन? यहां से h हाइट प्रेस करो तो यहां h/2 ऊपर जाएगा। ये भी एक लॉजिक है, ठीक है। इसी को यहां तो मैंने वॉल्यूम बताया कि इतना वॉल्यूम यहां पुश किया, इतना वॉल्यूम इधर बढ़ गया होगा। अदरवाइज आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के भी इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हुआ होगा। दिस इज हाइड्रोलिक लिफ्ट, आप इसको नोट कर सकते हैं बेटा जी। इसके बाद हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं है? यहां देख लीजिए अच्छे से बेटा, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, ठीक है। अब बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैं ऑलरेडी आपको उसकी वैल्यूज बता चुका हूं, प्रेशर की अलग अलग यूनिट्स आपसे डिस्कस कर चुका हूं। 1 टॉर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम, 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम, 1 बार, 1 एटमॉस्फेयर, ऑल दीज आर कॉमन यूनिट्स। तो इनमें से जो यूनिट थी 1 एटमॉस्फेयर, वो किस चीज की यूनिट है? वो भी प्रेशर की यूनिट है। तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना प्रेशर होता है? ये हमारा एटमॉस्फेयर सी लेवल पे जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, पूरा एटमॉस्फेरिक कॉलम, एटमॉस्फेयर सी लेवल पे जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको बोलते हैं 1 एटमॉस्फेयर। इट्स अगेन अ यूनिट, और ऐसा यूनिट तो नहीं है एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर को हम एटीएम लिखते हैं, आपको याद होगा, बताया था मैंने। 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है वो किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम। अब ये भी मैंने बताया था, सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम या मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम, ये भी प्रेशर की यूनिट्स हैं। मतलब पूरे एटमॉस्फेयर का प्रेशर 76 सेंटीमीटर मर्करी कॉलम के प्रेशर के बराबर है। यहां पे ऐसा कहिए 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम। लेकिन इनमें से ऐसा यूनिट कोई भी नहीं है, ना तो एटमॉस्फेयर ऐसा यूनिट है, ना सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम, ना तो सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम, ये भी एक कॉमन यूनिट है, ये भी एक कॉमन यूनिट है, और एटमॉस्फेयर भी एक कॉमन यूनिट है। इनमें से कोई भी ऐसा यूनिट नहीं है। अगर इन्हीं की वैल्यूज मैं एसआई सिस्टम में लिखूं तो यही वैल्यू किसके इक्वल आती है? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। दिस इज द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसा यूनिट में, पास्कल में। सी लेवल पे, हाइट पे जाओगे, माउंटेन्स पे जाओगे, वहां प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि सी लेवल पे एटमॉस्फेयर के कॉलम की हाइट ज्यादा है। जब आप पहले ही किसी हाइट पे आ गए तो आपके सिर के ऊपर जो एटमॉस्फेयर के कॉलम की हाइट है वो कम हो चुकी है। तो ये वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल कहिए, या 1.013 बार। 10⁵ पास्कल इज 1 बार। ये सब चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। चलिए, हमें कैसे पता चला कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ये है? तो इसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट स्टडी करना पड़ेगा। वो हमारा एक्सपेरिमेंट है बेटा टॉरिसेलीज एक्सपेरिमेंट। टॉरिसेली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। टॉरिसेलीज एक्सपेरिमेंट क्या है? टॉरिसेलीज एक्सपेरिमेंट, इन्होंने एक वेसल के अंदर मर्करी लिया, एक वेसल के अंदर मर्करी लिया,
इस वेसल के अंदर मर्करी फिलअप किया उन्होंने। मर्करी का मेनिस्कस थोड़ा सा ऐसा होता है बेटा, कॉन्वेक्स अपवर्ड्स होता है। वाटर का कनकेव अपवर्ड्स होता है, मर्करी का कॉन्वेक्स अपवर्ड्स होता है, थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। एनीवे, इसके बीच में इन्होंने मर्करी फिल किया। ये क्या है? मर्करी। फिर 1 मीटर लॉन्ग एक ट्यूब ली गई, टेस्ट ट्यूब, 1 मीटर लॉन्ग टेस्ट ट्यूब, जिसका एक एंड क्लोज्ड है। जैसे टेस्ट ट्यूब में आप देखते हैं एक एंड ओपन होता है और एक एंड क्लोज्ड होता है। तो 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब ली। इस ट्यूब को मान लीजिए ये ट्यूब है, इसको मर्करी के अंदर इमर्स किया, डिप किया, पूरी तरह से फिल किया। इसके अंदर मर्करी फिल हो गया। 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब है, इसके अंदर मर्करी फिल किया, इसको बाहर निकाला, अच्छे से देखा बीच में कोई एयर बबल तो नहीं रह गया, फिर देखा, फिर अच्छे से डिप किया। जब प्रॉपरली फिलअप हो गई है मर्करी से, अब इसके माउथ को थंब से क्लोज किया और उल्टा कर दिया इसको इस तरह से कि इसका माउथ टेस्ट ट्यूब का मर्करी के अंदर रहे, मतलब एयर ना अंदर जाने पाए। तो ये जो टेस्ट ट्यूब थी, फाइनली हमने इसको इस तरह से इन्वर्ट कर दिया। इस टेस्ट ट्यूब को हमने इस तरह से इन्वर्ट कर दिया, इसका माउथ अंदर है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब की ओरिजिनल लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 1 मीटर। मर्करी कितना फिल किया था? पूरा का पूरा 1 मीटर हमने मर्करी फिल किया था इसके अंदर। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पूरा का पूरा 1 मीटर हमने मर्करी से भरा हुआ था, तो यहां तक मर्करी भरा था। तो इस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन क्या आई कि ऊपर से थोड़ा सा मर्करी, मतलब मर्करी नीचे मूव किया, ऊपर थोड़ी सी खाली जगह क्रिएट हो गई, एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गई। चूंकि ये एम्प्टी स्पेस है, इसमें कोई एयर नहीं पेनेट्रेट कर पाई, इसलिए हम इसको बोलते हैं टॉरिसेलियन वैक्यूम। टॉरिसेली के एक्सपेरिमेंट में आया, इसलिए नाम दिया टॉरिसेलियन वैक्यूम। एयर तो गई नहीं, ऊपर से तो ट्यूब क्लोज्ड है, ग्लास की ट्यूब है। अब ये जब हमने देखा कि ये कॉलम यहां तक जो ऊपर से नीचे आ गया, तो इस ट्यूब के अंदर जो मर्करी का कॉलम था उसकी हाइट कितनी निकली? ये हाइट निकली 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम। फिर और बड़े एक्सपेरिमेंट किए, टेस्ट ट्यूब को टेढ़ा करके देखा। मान लो आपने इसी टेस्ट ट्यूब को इस तरह से टेढ़ा कर दिया, इस तरह से टेढ़ा करके देखा, तो भी क्या देखा गया? अपने आप मर्करी इसी लेवल तक रहा, ट्यूब की लेंथ के रिस्पेक्ट में नहीं, इससे फ्री सरफेस के ऊपर वर्टिकल हाइट इसकी फिक्स रही। वो कितनी रही? 76 सेंटीमीटर। अगर ट्यूब को धीरे धीरे इमर्स कर दूं बीच में, अगर बाहर जो हाइट है, बाहर इस सरफेस के बाहर, वो 76 सेंटीमीटर से कम हो जाए तो ट्यूब पूरी फुल होगी। अगर ये हाइट 76 सेंटीमीटर से कम होती तो पूरी फिल्ड थी ऊपर तक। अगर ऊपर है 76 सेंटीमीटर से ज्यादा हाइट है, तो ऊपर की हाइट खाली रहेगी, बीच में वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। फिर ट्यूब को टिल्ट भी कर दो तो ये लेंथ तो 76 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी, लेकिन ये हाइट, ये मर्करी यहां पे आके एडजस्ट हो गया, मर्करी का लेवल, तो ये जो हाइट फ्री सरफेस के ऊपर है, ये हमेशा 76 सेंटीमीटर पे आकर सेटल हो गई। तो ये था बेटा हमारा टॉरिसेलिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के बाद टॉरिसेली ने यह कहा, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, पूरे एटमॉस्फेयर की वजह से जो बेस पे प्रेशर है, दैट इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम। यह कहा गया। क्या कहा भाई? एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करना है। भाई एटमॉस्फेयर का तो मेजर करना मुश्किल है, पता नहीं कितनी हाइट तक एक्सटेंड कर रहा है। मर्करी के 76 सेंटीमीटर कॉलम की हाइट का जो प्रेशर, मर्करी भारी है, हाई डेंसिटी वाला मटेरियल है, तो इसका सिर्फ 76 सेंटीमीटर कॉलम, अप्रोक्सीमेटली इतनी लेंथ होगी 76 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जितना 76 सेंटीमीटर मर्करी कॉलम का प्रेशर है, उतना ही पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर जो कई 100 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर रहा है, उसका प्रेशर भी उसके बराबर है। बट चूंकि एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम है, तो इसकी हाइट बहुत लार्ज, मर्करी की डेंसिटी हाई है, तो स्मॉल हाइट का कॉलम ही उसके प्रेशर को बैलेंस कर गया। कैसे पता चला? देखो, 1 मिनट के लिए इसको मिटा देते हैं हम, छोड़ दो, मतलब ट्यूब को टिल्ट करना अब छोड़ दो। अब देखो बेटा, पहले मर्करी यहां तक फिल्ड था,
ऊपर तक। अब ये दो पॉइंट्स लिए मैंने, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, पॉइंट ए पॉइंट बी, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, दोनों पे प्रेशर बराबर होना चाहिए। पॉइंट बी जस्ट टॉप सरफेस के नीचे है, तो इसके ऊपर कौन सा प्रेशर एक्ट कर रहा है बेटा? इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है कि नहीं? प्रेशर ड्यू टू द एटमॉस्फेयर। और इसके ऊपर एटमॉस्फेयर तो है नहीं, तो इसके ऊपर प्रेशर ड्यू टू मर्करी कॉलम एक्ट कर रहा है, प्रेशर ड्यू टू मर्करी कॉलम एक्ट कर रहा है। अगर यहां मर्करी कॉलम की हाइट 76 सेंटीमीटर से ज्यादा थी, जब ऊपर तक मर्करी फिल्ड था, तो पॉइंट ए पे प्रेशर ज्यादा था, इसका प्रेशर ज्यादा था, इसका प्रेशर कम था। एज ए रिजल्ट लिक्विड इधर से इधर फ्लो किया, यहां से बाहर फ्लो कर रहा है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। कब तक? जब तक सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर बराबर ना हो जाए। फाइनली ये 76 सेंटीमीटर की हाइट पे इक्विलिब्रियम एक्वायर कर गया, तो पक्की बात है पॉइंट ए और बी का प्रेशर बराबर है। पॉइंट बी पे प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और पॉइंट ए पे प्रेशर है 76 सेंटीमीटर मर्करी कॉलम का प्रेशर। इसका मतलब ये दोनों प्रेशर बराबर हैं, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम। और किसी भी फ्लूइड कॉलम के प्रेशर के लिए फॉर्मूला ये है। अब हाइट है 76 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करूं एसआई यूनिट में, तो 0.76 मीटर। मर्करी की डेंसिटी नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मर्करी की डेंसिटी, 13.6 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई किया गया तो फाइनली ये वैल्यू आ गई 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो इसके बेसिस पे हमें पता चला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है। कुछ ऐसा ही आपने देखा होगा जब बेटा ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है, वो एक कपड़ा लपेटते हैं बाजू में, एयर ब्लो करते हैं, पंप करते हैं, वो एयर प्रेस करती है स्ट्रांगली इसको, इसके अंदर मतलब प्रेशर बढ़ रहा है। जैसे जैसे यहां प्रेशर बढ़ता है, वो एक वर्टिकल सा उनके पास डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं स्फिग मैनोमीटर। तो उसके अंदर वो मर्करी पतली सी कैपिलरी होती है, उसमें मर्करी का लेवल राइज करता है। जैसे जैसे इधर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंटर्न कनेक्टेड है, एक छोटा सा बल्ब है जिसमें मर्करी होता है, ऐसे ओवल सी शेप, एलिप्सॉइड शेप का। तो यही प्रेशर वहां एक्ट कर रहा है। जैसे जैसे मर्करी पे ज्यादा प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो मर्करी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है उस कैपिलरी के अंदर। उस डिवाइस को हम फंडामेंटली बोलते हैं बैरोमीटर। हाँ, चूंकि वो पर्टिकुलरली बनाया गया हमारा ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए, तो उसका नाम अलग है, स्फिग मैनोमीटर उसको कहा जाता है। तो एनीवे लॉजिक ये था, ठीक है। तो आई होप आपको टॉरिसेलीज एक्सपेरिमेंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा बेटा, गॉट इट। इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन शायद इस तरह का आपकी एनसीईआरटी में, नॉट एनसीईआरटी, जो पीडीएफ मैंने भेजी है, आई डोंट रिमेंबर, पता नहीं उसमें कि एनसीईआरटी में कहीं एक है कि हाँ, पास्कल डुप्लीकेटेड द मर्करी बैरोमीटर, लेकिन उसमें मर्करी की जगह उसने यूज की फ्रेंच वाइन। उसकी डेंसिटी आपको गिवन है, तो बताइए उसके अंदर कॉलम की हाइट क्या होगी, या कोई स्पिरिट फुल कर दी। सो एच ऑफ मर्करी इंटू रो ऑफ मर्करी इंटू जी क्या होगा? मर्करी कॉलम की हाइट का प्रेशर, और इसकी वैल्यू आपको पता है 0.76 मीटर या 76 सेंटीमीटर। अगर इसकी जगह कोई दूसरा मटेरियल यूज कर दूं, तो मान लीजिए उसकी हाइट है h, उसकी डेंसिटी है रो और जी और जी तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो उस लिक्विड कॉलम की हाइट कितनी आएगी, उसकी डेंसिटी अगर आपको पता है, तो ये डेंसिटी इधर ले आओगे डिनोमिनेटर में, तो उस लिक्विड को यूज करेंगे अगर बैरोमीटर में, तो हाइट ऑफ द कॉलम आएगा h ऑफ मर्करी इंटू रो ऑफ मर्करी अपॉन रो ऑफ दैट मटेरियल जो आप वहां इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि भाई प्रेशर तो वही है ना, 1 एटमॉस्फेयर होगा तो बराबर दोनों में। इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो इसके कॉलम की हाइट कम होगी। इसकी जगह अगर आप लो डेंसिटी मटेरियल यूज करते हैं तो उसके कॉलम की हाइट ज्यादा आनी चाहिए। अच्छा, अब इसी को यूज करके हम हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर मेजर कर सकते हैं। हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, तो बेटा हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर मेजर करना है। अगर यहीं पर मैं देखूं, यही लॉजिक यूज करूं, तो यहां पे ये रो क्या होना चाहिए, रो ऑफ एयर या एटमॉस्फेयर, तो ये हाइट ऑफ एयर कॉलम या एटमॉस्फेरिक कॉलम होना चाहिए।
मतलब ये मर्करी का कॉलम 76 सेंटीमीटर का कॉलम, जितना इसका प्रेशर है उतना h हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर, इतनी हाइट के एटमॉस्फेरिक कॉलम का जो प्रेशर है, जी कैंसल आउट हो गया। तो हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या आना चाहिए, हाइट ऑफ मर्करी कॉलम 0.76 इंटू डेंसिटी ऑफ मर्करी 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय, अगर एटमॉस्फेयर की डेंसिटी वैसे 1.293 होती है, चलो राउंड ऑफ करके हम 1.3 kg पर मीटर क्यूब ले लेते हैं, अदरवाइज इट इज 1.293। किसके लिए, एयर के लिए, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एयर की डेंसिटी ये है। तो अगर आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी अप्रोक्सीमेटली 7951 मीटर, या दैट इज इक्विवेलेंट टू 8 किलोमीटर ऑलमोस्ट। अगर आप इसको राउंड ऑफ करें तो ये 8 किलोमीटर हो जानी चाहिए कि नहीं, देखो 7.951 किलोमीटर मतलब 8 किलोमीटर। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे एटमॉस्फेयर की हाइट कितनी होनी चाहिए, 8 किलोमीटर। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, एटमॉस्फेयर की हाइट 450-500 किलोमीटर के आसपास है। फिर यहां एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हम यहां ये मान बैठे हैं एयर की जो डेंसिटी है वो फिक्स्ड है 1.3, बट ऐसा नहीं है, ये सिर्फ सरफेस के पास, अर्थ के सरफेस के पास एयर की डेंसिटी ये है। जैसे से ऊपर जाओगे तो एयर की डेंसिटी कम होती जाती है। सो एटमॉस्फेरिक कॉलम की डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। और अगर आप अर्थ के सरफेस के ऊपर देखें, ये अर्थ है, तो पहले 50 किलोमीटर में, 50 किलोमीटर में 99% ऑफ द एयर है, और अगले 400 प्लस किलोमीटर में मोर देन 400 प्लस किलोमीटर, इसके अंदर सिर्फ 1% एयर है। तो डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए यहां से हमें जो हाइट की वैल्यू मिल रही है वो एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज बेटा समझ आई होगी। ठीक है, तो यहां तक तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक बेटा फ्लूइड से रिलेटेड है, बॉयंसी या बॉयंट फोर्स। बॉयंसी फिनोमिना है, इस फिनोमिना में एक फोर्स एक्ट करती है जिसको हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स। और थोड़ा सा आइडिया आपको होगा, इसके साथ मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी डिस्कस करने जा रहा हूं। सो व्हाट इज बॉयंसी? बॉयंसी एक फिनोमिना है, इस नेचर के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा बॉयंसी, BUOYANCY। बॉयंसी इज अ फिनोमिना, आप लिख सकते हैं बेटा, बोर्ड पे नहीं लिखूंगा मैं, अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं। Buoyancy is a phenomena in which any solid body when immersed in a liquid or in any fluid, not only liquid, कोई गैस भी हो सकती है, whenever a solid body is immersed in a fluid, it experience an upthrust, इस पे upward direction पे एक force act करेगी, या ऐसा कहो, या ऐसा कहो it experience a loss in weight, it experience an upthrust कहो, yet experience a loss in weight, इसका वेट कम हो गया, हल्की हो गई। एक पत्थर आप पानी के अंदर उठाने की कोशिश करो, बड़ा हल्का फील होगा, लेकिन पानी के सरफेस से जैसे बाहर निकालोगे तो बहुत भारी फील होगा, क्योंकि पानी के अंदर उसका भार कम फील हो रहा है, थोड़ा वेट कम हो गया, देयर इज लॉस ऑफ वेट। कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड के अंदर इमर्स करोगे, इट विल एक्सपीरियंस अ लॉस इन वेट। वेट तो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, वेट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ। अगर उसके अगेंस्ट मान लो किसी बॉडी का वेट है 10 न्यूटन, अगर आप अपथ्रस्ट लगा दो 4 न्यूटन, तो उसको 4 न्यूटन उसका वेट कम हो जाएगा। अब इफेक्टिव वेट कितना रह जाएगा, 6 न्यूटन ओनली। तो वही होता है बॉयंसी में। सो बॉयंसी इज अ फिनोमिना इन विच एनी सॉलिड बॉडी इमर्स्ड इन एनी लिक्विड ऑलवेज एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट, ऐसा कहो, या ये कह लीजिए इट एक्सपीरियंस अ लॉस इन वेट, इट एक्सपीरियंस अ लॉस इन वेट। मान लीजिए ये पानी है, तो पानी का मेनिस्कस ऐसे कॉर्नर्स पे ये ऊपर को चलता है, मर्करी होता तो नीचे को आता। उसका रीजन आगे क्लियर करूंगा क्यों। तो बेटा यहां पर अगर मैं एक सॉलिड ऑब्जेक्ट इमर्स करता हूं, मान लीजिए ये सॉलिड ऑब्जेक्ट ये है, लेट अस से इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, इस सॉलिड ऑब्जेक्ट की हाइट है h। तो जैसे ही मैं इसको इमर्स करूंगा अंदर, इट विल एक्सपीरियंस अ लॉस इन वेट, इसका वेट कम हो जाएगा, या इट विल एक्सपीरियंस अ अपथ्रस्ट, इस पे एक नेट फोर्स एक्ट करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स,
BUOYANT, बॉयंट फोर्स कह सकते हैं आप, या अपथ्रस्ट, बॉयंट फोर्स और अपथ्रस्ट। तो समझ आ गया बॉयंसी क्या फिनोमिना है? इट्स अ फिनोमिना इन विच एनी सॉलिड बॉडी इमर्स्ड इन एनी फ्लूइड एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट कहो, या एक्सपीरियंस अ लॉस इन वेट कहो, या एक्सपीरियंस अ बॉयंट फोर्स कहो। इस पे नेट फोर्स एक्ट करेगी ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ऊपर की तरफ फोर्स एक्ट करेगी तो वेट बॉडी का कम होगा ही होगा। अब इसके इसी में बेटा आर्किमिडीज प्रिंसिपल है और इसको प्रूव भी करेंगे अभी। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल बिल्कुल सिंपल सी बात कहता है, ऑलरेडी हमने फिनोमिना में एक्सप्लेन कर दिया कि एनी सॉलिड बॉडी इमर्स्ड इन एनी लिक्विड और अ फ्लूइड ऑलवेज एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट और अ बॉयंट फोर्स। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? ये सिंपल सी बात कहता है, ये कहता है भाई ये जो अपथ्रस्ट होगी ना, ये जो अपथ्रस्ट है, अपथ्रस्ट को हो, बॉयंट फोर्स को हो, लॉस इन वेट को, कुछ भी कह सकते हो, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ, ये बताता कितनी अपथ्रस्ट एक्ट करेगी, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, जितना फ्लूइड इसने डिस्प्लेस किया, कितना डिस्प्लेस करेगा। अगर ये पूरी तरह डूबा हुआ, जितना इसका अपना वॉल्यूम है, ठीक उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा कि नहीं? सोचिए जरा, यस नो, उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस करना चाहिए इसको। ओके, सो ये है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अपथ्रस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं, प्रूफ। सपोज ये जो हमारी बॉडी है, इसकी डेंसिटी है सिग्मा, ये ऐसे मटेरियल से बनी है जिसकी डेंसिटी है सिग्मा, और सराउंडिंग लिक्विड की डेंसिटी है रो। सॉलिड बॉडी की कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी, सराउंडिंग लिक्विड की कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी। सपोज सराउंडिंग लिक्विड की डेंसिटी है रो, जिस लिक्विड के अंदर आपने सॉलिड बॉडी को इमर्स किया है, और जिस बॉडी को इमर्स किया उसकी डेंसिटी है सिग्मा। अब बेटा यहां पर अगर आप देखोगे, सपोज फ्री सरफेस से, ऊपर वाले फ्री सरफेस से इस ऊपर वाले एंड की डेप्थ है x, कितनी डेप्थ है? x। तो नीचे वाले सरफेस यहां से लेके यहां तक, ये ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूं, कितना है? h। तो इस लिक्विड पे, इस सॉलिड बॉडी पे मान लीजिए दो पॉइंट्स मार्क कर देता हूं, ये पॉइंट है m, ये पॉइंट है n, m और n, m पॉइंट m एंड पॉइंट n। अब लिक्विड की टेंडेंसी है, लिक्विड एक्सर्ट थ्रस्ट, हालांकि ये साइड से भी थ्रस्ट लगा रहा होगा, फ्लूइड्स एक्सर्ट थ्रस्ट, सबसे पहले प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी, बट जितनी थ्रस्ट इधर से एक्ट कर रही है उतनी इधर से, जितनी यहां से एक्ट कर रही है उतनी यहां से, चारों तरफ से बराबर है, तो कर्व्ड सरफेस पे नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगी। अब हम सर्कुलर एंड्स की बात करते हैं, ऊपर वाला एंड और नीचे वाला एंड। अब ऊपर वाले एंड पे सपोज यहां पे फोर्स एक्ट कर रही है F1, कितनी? F1। F1 किसके इक्वल होगी? P1 इंटू एरिया। अगर इसका एरिया A है और यहां पर प्रेशर की वैल्यू P1 है, तो फोर्स कितनी होनी चाहिए? P1 इंटू एरिया। अब नीचे वाले फेस पे, अब ज्यादा डेप्थ पे आ गए तो यहां प्रेशर बढ़ चुका होगा, सपोज यहां प्रेशर है P2, तो यहां पर फोर्स एक्ट करेगी F2, और F2 किसके इक्वल होनी चाहिए? P2 इंटू एरिया होगी कि नहीं? क्योंकि यहां प्रेशर हायर है, ऊपर प्रेशर लोअर था, नीचे प्रेशर हायर है, तो नीचे ज्यादा फोर्स एक्ट करेगी, नेट फोर्स अपवर्ड एक्ट करेगी। एनीवे, इस पॉइंट पे जो प्रेशर है P1, ये P1 किसके इक्वल होना चाहिए? इसके ऊपर लिक्विड कॉलम की हाइट कितनी है? x, तो P1 की वैल्यू x रो g होगी, P1 प्रेशर इज x रो g, और यहां पर P2 जो प्रेशर है ये x प्लस h रो g होना चाहिए। यस और नो? ये लिक्विड इस सॉलिड बॉडी पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स किसकी वजह से? प्रेशर की वजह से। तो ऊपर वाले पॉइंट पे प्रेशर कितना था? x रो जी, क्योंकि ये ऊपर वाला एंड फ्री सरफेस से x डेप्थ पे था, तो यहां प्रेशर आ गया x रो जी। नीचे वाला एंड x प्लस h डेप्थ पे है, तो यहां प्रेशर हो गया x प्लस h रो जी। अब F नेट, इस पे नेट फोर्स जो एक्ट कर रही होगी, F नेट, इस बॉडी पे लिक्विड ने जो नेट फोर्स लगाई F नेट, क्या वो F2 माइनस F1 होनी चाहिए, और उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होनी चाहिए, क्योंकि F2 की डायरेक्शन अपवर्ड्स है, तो नेट फोर्स यही होगी। ओके, अब F2 माइनस F1 है बेटा, तो
F2 है P2 इंटू एरिया और F1 है P1 इंटू एरिया, तो P2 माइनस P1 इंटू एरिया होगा कि नहीं, चेक करो। और अभी भी मैंने बताया था पास्कल लॉ में भी, डेप्थ वाले पॉइंट पे प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है। अदरवाइज सीधा फॉर्मूला मैंने आपको वहां पे भी लिख के दिया है, P2 है x प्लस एच इंटू रो जी और P1 है x रो जी, यस और नो, चेक करो। और बाहर क्या आ गया, एरिया। ओके, तो ये आ जाएगा बेटा x प्लस एच माइनस एक्स इंटू रो जी। इन दोनों टर्म्स के अंदर रो जी कॉमन है, यस, इंटू एरिया, यस और नो। x और माइनस एक्स कैंसल आउट हो गए, तो क्या आया, ए एच रो जी, यस और नो। ए एच क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ए एच रो क्या हो गया, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो ए एच रो जी क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा कि नहीं। सो दिस इज वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी, वॉल्यूम इंटू रो क्या होगा, मास m इंटू जी, एंड दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। इसका बॉडी का वॉल्यूम कितना है, a इंटू एच, तो इतना ही वॉल्यूम ये लिक्विड का डिस्प्लेस करेगा, इजंट इट सो। इसको मल्टीप्लाई करूं वॉल्यूम को डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, तो क्या आ गया, मास ऑफ द लिक्विड इंटू जी, क्या आएगा, वेट ऑफ द लिक्विड। तो इस पे नेट फोर्स अपवर्ड एक्ट की, अपथ्रस्ट नेटवर्क अपवर्ड एक्ट की, तो ये जो अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बॉयंसी में हम जानते हैं अपथ्रस्ट एक्ट करेगी, कितनी एक्ट करेगी, जितना वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, जितने जगह इसने घेरी है, दैट इज वाई। अच्छा, इसके साथ चलिए एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, एपरेंट वेट, एपरेंट वेट, एपरेंट वेट W डैश। तो बेटा अगर कोई बॉडी हमने किसी लिक्विड के अंदर इमर्स की, कोई भी बॉडी किसी भी शेप की है, मान लीजिए ये एक बॉडी है, मैंने इसको लिक्विड के अंदर इमर्स कर दिया, इस पे अर्थ फोर्स लगा रही है अपनी तरफ, ये आ गया इस बॉडी का वेट, और लिक्विड इस पे लगा रहा है अपथ्रस्ट। तो एपरेंट वेट W डैश क्या होना चाहिए, वेट ऑफ द बॉडी माइनस अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस्ड, यही होना चाहिए कि नहीं। चलिए, वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा, अगर इसका एरिया, अब बाकी उस डायग्राम को रेफर करो वरना वही यहां बना लो। वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी का एरिया है a, हाइट है h, तो इसका वॉल्यूम हो गया a इंटू एच। बॉडी की डेंसिटी है सिग्मा इंटू सिग्मा, ये आ गया बॉडी का मास इंटू जी, ये आ गया वेट, वेट होता है m इंटू जी, m इंटू जी। मास क्या है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम है a इंटू एच, ठीक है, माइनस अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट किसके इक्वल है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ए एच रो जी, ए इंटू एच, इतना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस किया, इंटू लिक्विड की डेंसिटी रो, या गया लिक्विड का मास, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू जी करोगे, तो यह आ गया नेट अपथ्रस्ट, इजंट इट सो, यस और नो, गॉट इट। ओके, अब एक काम कीजिए, यहां पे यहां आप इसी स्टेप से भी वो कर सकते थे, पूरा वेट कॉमन ले लो, या यहां पर ए एच सिग्मा जी को अगर मैं कॉमन लूं तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा आना चाहिए, चेक करो जरा, इसको मल्टीप्लाई करो वापस ही आएगा, नहीं तो आप W कॉमन लेके भी इसको लिख सकते थे, W टाइम्स 1 माइनस अपथ्रस्ट अपॉन वेट, ऐसा भी लिख सकते थे। फिर अपथ्रस्ट की ये वैल्यू पुट कर दो और वेट की ये वैल्यू पुट कर दो, अदरवाइज मैंने डायरेक्टली किया, तो ये क्या आएगा, W। सो एपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट इंटू 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गई बेटा जी एपरेंट वेट के लिए, एक्चुअल वेट इंटू 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। ये बॉडी की स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं है, बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी नहीं है, उसका रेसिप्रोकल है। अगर सिग्मा अपॉन रो कहता है, इसकी डेंसिटी अपॉन सराउंडिंग लिक्विड की डेंसिटी कहूं, तो वो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी होगी, वो नहीं है, उसका रेसिप्रोकल है। तो याद रखना फॉर्मूला, एक्चुअल वेट इंटू 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। रो क्या है, सराउंडिंग फ्लूइड की डेंसिटी,
सिग्मा क्या है इस सॉलिड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, तो 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा, ये आ जाएगा एपरेंट वेट। और आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं वेट इज इक्वल टू एपरेंट वेट डिवाइडेड बाय, अगर एपरेंट वेट गिवन हो तो 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस ये फॉर्मूले याद रख सकते हैं, इनको कहीं पे भी यूज करना पड़े तो आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब इसमें बेटा अगर तो ऑब्जेक्ट सॉलिड है, बीच में एयर कैविटीज नहीं है, होमोजीनियस इसकी कॉम्पोजिशन है, मतलब ये ना हो कि बीच में थोड़ा मटेरियल अलग है थोड़ा अलग है, थ्रू आउट इसकी डेंसिटी फिक्स्ड है सिग्मा, मतलब सॉलिड बॉडी है, बीच में एयर गैप्स नहीं है। तो यहां पर कुछ स्पेशल केसेस देखो, इफ सिग्मा इज ग्रेटर देन रो, इफ सिग्मा इज ग्रेटर देन रो, सिग्मा इज ग्रेटर देन रो, तो रो अपॉन सिग्मा इज लेस देन 1, छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हो, देन दिस इंप्लाइज दैट, अब ये 1 से छोटा है तो 1 से छोटे नंबर को 1 में से माइनस करो तो वो भी लेस देन 1 ही रहेगा, यस और नो। अब किसी भी नंबर को लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करो तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, देन W डैश इज लेस देन W, एपरेंट वेट इज लेस देन वेट। अच्छा एक चीज तो ये होगी, दूसरा क्या होगा, एपरेंट वेट इज लेस देन W बट इज पॉजिटिव, है पॉजिटिव, नॉर्मली वेट डाउनवर्ड हम पॉजिटिव लेते हैं, तो मतलब बॉडी विल सिंक, बॉडी विल सिंक, बॉडी विल सिंक, बॉडी डूब जाएगी। अगर सॉलिड बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है, जैसे आयरन का पीस अगर मैं रख दूं वाटर में, उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो वो डूब जाएगा। नो डाउट एपरेंट वेट कम होगा, लेस देन W होगा, एक चीज तो ये प्रूव की, बट है तो पॉजिटिव ना, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है ना, जब ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इस वेट पॉजिटिव है, एपरेंट वेट भी पॉजिटिव है, मतलब डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, मतलब बॉडी डूबेगी। इसी में बेटा अगर मैं एक और स्पेशल केस यहां पे लूं, दूसरा स्पेशल केस, इफ रो इज इक्वल टू सिग्मा, इसी फॉर्मूले को यूज करो, ये दोनों बराबर हैं तो ये रेशियो 1 हो जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट रो अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर एपरेंट वेट इज इक्वल टू 0, बॉडी का एपरेंट वेट 0 हो जाएगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, वो फ्लोट करेगी। सो बॉडी विल फ्लोट फुली सबमर्ज्ड, बॉडी विल फ्लोट फुली सबमर्ज्ड, फुली सबमर्ज्ड, इस बॉडी की डेंसिटी इसके बराबर है, तो ये डूबेगी तो सही, पूरी डूब जाएगी पानी के अंदर, यहां तक रहेगी, तो ये बॉडी इस तरह से यहां पे तैरेगी, ऐसे पूरी तरह सबमर्ज होके फिर ये तैरेगी। और तीसरा केस मैं लेता हूं, जैसे वुड हो, तो वुड की डेंसिटी अगर सिग्मा लेस देन रो है, अगर सिग्मा लेस देन रो है, ग्रेटर नहीं लेस देन रो है, तो क्या होगा, अगर सिग्मा लेस देन रो है, रो बड़ा है सिग्मा छोटा है, देन रो अपॉन सिग्मा इज ग्रेटर देन 1, दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा इज लेस देन 0, नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू 1 से बड़ी है, तो 1 में से 1 से बड़ा नंबर दैट is negative, this implies that W dash is less than 0, या ऐसा कहो W dash is negative, तो एपरेंट वेट बॉडी का नेगेटिव हो जाएगा जब आप उसको पूरी तरह डुबो दोगे। तो अगर आप उसको डुबो के बॉटम में ले जाओ, पानी के डेप्थ पे बेस पे ले जाओ, यहां पे रख दोगे, लेकिन उसका एपरेंट वेट कहां को एक्ट कर रहा है, ऊपर को, वो अपने आप तैरती हुई ऊपर आ जाएगी। सो बॉडी विल फ्लोट, बॉडी विल फ्लोट partially immersed, partially immersed, partially immersed, आधी इमर्स्ड होगी तो बॉडी कुछ इस तरह से तैरेगी, आधी बॉडी बाहर होगी आधी बॉडी अंदर होगी, अगर इसकी डेंसिटी इस लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो जैसे वुड फ्लोट करती है पानी के अंदर, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई।
इसीलिए हम बॉडीज को शेप देते हैं, जैसे शिप भी स्टील से बना है बट शिप तैरता है, क्योंकि शिप का साइज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया हमने, बीच में लार्ज एयर कैविटीज है, उसको इस तरह की शेप दे दी, वो बहुत ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस कर देता है, अपने वेट से ज्यादा हो जाता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, अपथ्रस्ट ज्यादा हो जाती है, उसका एपरेंट वेट नेगेटिव हो जाता है। या ऐसा कहो वहां एवरेज डेंसिटी शिप की कम हो गई एज कंपेयर टू वाटर, बट एवरेज डेंसिटी की बात कर रहा हूं, स्टील की डेंसिटी ज्यादा है बट अंदर इतनी खाली जगह होंगी कि उसकी एवरेज डेंसिटी कम हो जाएगी, तो शिप फ्लोट करता रहेगा। तो ये बात आपको समझ आई। चलिए बेटा, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ फ्लोटेशन, तैरने के कानून, लॉज ऑफ फ्लोटेशन। तो पहली चीज तो ये पक्की है बेटा कि बॉडी विल फ्लोट ओनली, बॉडी विल फ्लोट व्हेन वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, यस और नो। अगर वेट और अपथ्रस्ट बैलेंस हो गए तो बॉडी अब तैरेगी, अब नीचे तो नहीं डूबेगी। यानी कि बॉडी विल फ्लोट इफ वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड या फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, क्योंकि अपथ्रस्ट किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो लॉज ऑफ फ्लोटेशन में पहला लॉ तो बेटा ये है बिल्कुल सिंपल सा, कि बॉडी तभी तैरेगी जब उस बॉडी का वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर होगा। अपथ्रस्ट वेट के बराबर हो जाएगी, अगर अपथ्रस्ट कम है और वेट ज्यादा है तो बॉडी डूब जाएगी, बॉडी तैर नहीं सकती। ये कॉमन सेंस की बात है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब बेटा इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गया पहला लॉ। तो दूसरा लॉ बात करता है बेटा फ्लोटेशनल इक्विलिब्रियम की, फ्लोटेशनल इक्विलिब्रियम कि बॉडी इक्विलिब्रियम में फ्लोट करेगी, फ्लोटेशनल इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम। तो इन जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब बॉडी पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो हो जाए। अगर वेट और अपथ्रस्ट बॉडी के बैलेंस हो गए तो नेट फोर्स तो जीरो हो गई, इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो आ गई, बट हो सकता है टॉर्क एक्ट करे, वो रोटेट करना शुरू हो जाए। तो अगर नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो हो गए तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। तो ये कब पॉसिबल है, व्हेन सेंटर ऑफ बॉयंसी सीबी, लिख लो साथ में, सेंटर ऑफ बॉयंसी, जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है एक ऐसा पॉइंट जहां से सारा वेट एक्ट करता हुआ मान सकते हैं हम, सारा वेट कंसंट्रेट हो सकता है। तो वैसे ही अपथ्रस्ट पूरी बॉडी पे, यहां पे भी एक्ट कर रही है, यहां पे भी एक्ट कर रही है, यहां पे भी, लेकिन इस सारी अपथ्रस्ट को अगर कंसंट्रेट करना हो किसी एक पॉइंट पे तो उस पॉइंट को मैं बोलूंगा सेंटर ऑफ बॉयंसी। व्हेन सेंटर ऑफ बॉयंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट अलोंग सेम वर्टिकल लाइन, एक्ट अलोंग सेम वर्टिकल लाइन। जैसे मान लीजिए किसी फ्लूइड के अंदर कोई बॉडी तैर रही है, ठीक है, अब मैं यहां पे लेता हूं, सपोज शिप या कोई भी बॉडी, कोई बोट है, इसकी शेप कुछ ऐसी है, ऐसे, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है CG, ये इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट करेगा इसका वेट W और सेंटर ऑफ बॉयंसी से एक्ट करेगी अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट और वेट बैलेंस्ड है तभी तो बॉडी तैर रही है। लेकिन इक्विलिब्रियम तभी होगा जब ये दोनों सेम वर्टिकल लाइन पे एक्ट करें। अगर ये सेम वर्टिकल लाइन के लॉन्ग एक्ट ना करते तो क्या होता, मान लो इसी बॉडी में कुछ ऐसा हो जाता, ऐसे लेट अस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे है और सेंटर ऑफ बॉयंसी यहां पे है। तो अब बेटा दोनों फोर्सेस हैं तो इक्वल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वेट एक्ट कर रहा है और यहां से अपथ्रस्ट, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसकी वजह से इस पर टॉर्क एक्ट करेगा, इसकी टेंडेंसी होगी इधर रोटेट करने की, तो एक टॉर्क एक्ट करेगा, मूवमेंट ऑफ अ कपल जो हमने डिस्कस किया था। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं, वेट और अपथ्रस्ट बैलेंस्ड है बट लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, तो ये इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। इस बॉडी की टेंडेंसी ये इधर को रोटेट करेगी, इस पर टॉर्क एक्ट कर रहा है, ठीक है।
तो इक्विलिब्रियम तभी होगा, पहली चीज तो हम पहले ही कह चुके हैं, वेट और अपथ्रस्ट बैलेंस होने चाहिए, लेकिन सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम वर्टिकल लाइन के अलोंग एक्ट करने चाहिए। ठीक है, समझ आ गया? तो तभी बॉडी फ्लोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। अब फ्लोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी दो कंडीशंस आ जाती हैं। क्या ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है? क्या ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है? तो ये वाला केस है बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम का। तो अगली कंडीशन आ गई स्टेबल इक्विलिब्रियम। बाकी आपके नोट्स में बेटा ये सब कुछ गिवन है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ बॉयंसी लाइज अबव, सेंटर ऑफ बॉयंसी लाइज अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी। है तो सेम वर्टिकल लाइन के लॉन्ग, बट सेंटर ऑफ बॉयंसी ऊपर है, सेंटर ऑफ बॉयंसी ऊपर है। तो ये इक्विलिब्रियम कैसा होगा? स्टेबल। क्यों स्टेबल होगा? आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है जिसमें अगर आप बॉडी को डिस्टर्ब करें, अगर आप बॉडी को डिस्टर्ब करें तो भी बॉडी की टेंडेंसी होगी डिस्टर्ब करके जैसे फ्री करोगे तो ये वापस आएगी इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर। जैसे यहां पे ये बॉडी थी, मैंने इसको थोड़ा डिस्टर्ब किया, जैसे ही डिस्टर्ब किया तो सेंटर ऑफ बॉयंसी यहां पे था, मतलब इसकी सेंट्रल लाइन के रिस्पेक्ट में ऐसे थे ना ये दोनों ये था CG और ये था CB। अब देखो बेटा बॉइंट फोर्स यहां एक्ट कर रही है अपवर्ड, अपथ्रस्ट, और वेट यहां एक्ट कर रहा है। दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग है, इसकी वजह से इस पर टॉर्क एक्ट करेगा, इसकी टेंडेंसी होगी उधर को रोटेट करने की, मतलब ये वापस स्टेबल इसी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश कर रहा है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है कि अगर हम बॉडी को डिस्टर्ब करके रिलीज करें तो बॉडी वापस आ जाए इक्विलिब्रियम पोजीशन। और यहां आ रही है, कब आ रही है? जब सेंटर ऑफ बॉयंसी लाइज अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट? सॉरी। तो बेटा अब इसके बाद दूसरा हम बात करने जा रहे हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। तो हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल कब होगा? उल्टा, when center of buoyancy lies below center of gravity, when center of buoyancy lies below the center of gravity, then we say that the equilibrium is unstable। होगा तो equilibrium but unstable होगा। जैसे मान लीजिए कोई एक बॉडी यहां पे फ्लोट कर रही है, ठीक है, लेट अस से ये इस तरह की बॉडी है, इसी वर्टिकल लाइन के ऊपर इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी है, सेंटर ऑफ बॉयंसी, और इसी के ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। थोड़ा सा और बदल देते हैं इसको, हम थोड़ा गैप बढ़ा देते हैं इनके बीच में। ये एक बॉडी है, ये फ्लोट कर रही है, ये इक्विलिब्रियम में फ्लोट कर रही है। इसके केस में भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग है, बट अब की बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है और सेंटर ऑफ बॉयंसी नीचे है। अब सेंटर ऑफ बॉयंसी से बेटा जी एक्ट करेगी अपथ्रस्ट, तो ये आ गई अपथ्रस्ट जो कि वेट के बराबर है, इसने वेट को बैलेंस किया हुआ है, और ये आ गया वेट। दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है, यहां पर भी ऐसा ही था। तो नेट फोर्स 0 हो गई, तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि नेट फोर्स कितनी हो चुकी है? 0। जब नेट फोर्स 0 है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में, ठीक है। बट ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है, इट्स नॉट अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? अगर आप बॉडी को डिस्टर्ब करें, थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ें, तो वो वापस आने की बजाय जब और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाए, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो मान लीजिए इस बॉडी को मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता हूं, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा घुमाया, इस तरह से टिल्ट किया। अब देखो सेंटर ऑफ बॉयंसी नीचे है, ये आ गया इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी, और ये आ गया इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये ऊपर वाला पॉइंट क्या है? CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है, सेंटर ऑफ बॉयंसी नीचे है। तो बेटा सेंटर ऑफ बॉयंसी से एक्ट करेगी अपथ्रस्ट, सेंटर ऑफ बॉयंसी से एक्ट कर रही है अपथ्रस्ट U, और यहां से एक्ट कर रहा है वेट। है दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट, बट दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, तो इसकी वजह से टॉर्क एक्ट करेगा, टॉर्क एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, है ना। तो ये बॉडी पलट जाएगी खुद ही, आपने हल्का सा डिस्टर्ब किया पलट जाएगी। जब तक सीधी ऐसे तो इक्विलिब्रियम है, बट इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है।
नेट फोर्स नेट टॉर्क जीरो था, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी रोटेट करोगे लाइन ऑफ एक्शन बदल गई, वेट यहां है और अब थ्रस्ट यहां है, इसके चलते ऐसा टॉर्क एक्ट करेगा ये इसको और ज्यादा डिस्टर्ब कर देगा। सो दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो फ्लोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस में अगली कंडीशन हमारे पास ये आ गई बेटा कि अगर सेंटर ऑफ बॉयंसी ऊपर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर और सेंटर ऑफ बॉयंसी नीचे, हाँ इक्विलिब्रियम में ये था कि दोनों सेम स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग होने चाहिए, लेकिन अगर सीजी ऊपर और सेंटर ऑफ बॉयंसी नीचे है तो ये इक्विलिब्रियम कैसा होगा? अनस्टेबल। अब कोई पूछे किसी केस में कोइंसाइड कर रहे हैं तो बेटा फिर वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। क्या है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो वैसे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? फिर क्या होगा? सेंटर ऑफ बॉयंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड। तो ये थी बेटा कहानी फ्लोटेशन की। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। ओ माय गॉड, लेक्चर हैज ऑलरेडी एक्सीडेड 1 आवर। आई हैड थॉट कि मैं थोड़ा सा पार्ट सरफेस टेंशन का भी इसमें ऐड करूंगा, बट नहीं ऐड कर पाया। चलिए एनीवे, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो बेटा एक तो वो टॉपिक रिपीट कर दिया, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग गया, कोई बात नहीं, बट इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट दिमाग के अंदर अच्छे से बैठना चाहिए। ठीक है? अभी भी स्टिल किसी भी एक कंसेप्ट में अगर आपको डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। साथ साथ में नोट्स बनाया करो, उसके बाद जहां डाउट्स आते हैं आप पूछ सकते हो मेरे को। तो आज के लिए इतना ही बेटा जी। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।